हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक वाटर पॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहले हमें समझना है कि वाटर पॉल्यूशन होता क्या है। तो वाटर पॉल्यूशन इज डिफाइंड as the presence of foreign substances or impurities, inorganic, biological or radiological, in water, thus degrading its quality and rendering it toxic to humans or the environment. वाटर पॉल्यूशन क्या है? वाटर पॉल्यूशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस और फॉरेन पार्टिकल्स और कोई भी इम्प्यूरिटीज जो कि और वो इम्प्योरिटीज या तो ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है या फिर बायोलॉजिकल भी हो सकता है या रेडियोलॉजिकल भी हो सकता है। और और वो फॉरेन सब्सटेंसेस और इम्प्योरिटीज वाटर में प्रेजेंट हो और उसके वजह से जो वाटर का क्वालिटी है वो डिग्रेडेड हो जा रहा है या फिर उसका क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। ठीक है, और वो हमारे लिए ह्यूमंस हेल्थ के लिए टॉक्सिक भी है हो सकता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी टॉक्सिक हो सकता है या हार्मफुल हो सकता है। तो इस फेनोमेनन को हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे, यानी इट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन का जो डेफिनेशन है वो हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974, यानी 1974 वाटर पोल्यूशन एक्ट के अनुसार इसे और डिफाइन अच्छे से किया गया कि कंटामिनेशन ऑफ वाटर और सच अल्टरेशन ऑफ द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यानी कोई भी ऐसा वाटर में कंटामिनेशन जिससे वाटर का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो अल्टरेशन में हो जा रहा है ना, यानी चेंज हो रहा है या खराब हो जा रहा है या ऑल्टर कर जा रहा है, और सच डिस्चार्ज और एनी सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट और एनी लिक्विड, गैसेस और सॉलिड सब्सटेंसेस इनटू वाटर, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, और इज टू लाइकली टू क्रिएट न्यूसेंस और रेंडर सच वाटर हार्मफुल और इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी और टू डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और अदर legitimate uses or the life and the health of animals or plants or aquatic organisms is called water pollution। तो इस तरह से हम वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 जो है वो वाटर पोल्यूशन को इतना डेप्थ में या डिटेल में डिफाइन किया गया है कि वाटर पोल्यूशन होता क्या है। तो वाटर इज पोल्यूटेड बाय बोथ नेचुरल और एज वेल एज मैन मेड, यानी वाटर पोल्यूशन जो है वो नेचुरल भी पोल्यूट हो सकता है और मैन मेड एक्टिविटी से भी पोल्यूशन होता है। अब मैनमेड एक्टिविटी से सबसे ज्यादा किससे होगा? सीवेज से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से, फर्टिलाइजर से, एंड दे आर नोन एज अल्टर वाटर एंड कॉन्टामिनेटेड, है ना। और इसे हम अल्टर वाटर या कॉन्टामिनेटेड बोलते हैं, कॉन्टामिनेट या और कंटामिनेशन। वाटर पोल्यूशन कैन अकर ड्यू टू pollutants which can be classified into following categories। अब हम वाटर पोल्यूशन को अलग अलग कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूटेंट हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन होगा बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट, केमिकल पोल्यूटेंट सेकंड, एंड थर्ड होगा फिजिकल पोल्यूटेंट। बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट क्या होगा? इट इंक्लूड्स पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, वर्म्स, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स में क्या होगा? इसमें कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकता है जो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो। ठीक है, या पैथोजेनिक हो, यानी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो सकता है या वायरस हो सकता है या वर्म्स हो सकता है या और प्रोटोजोन्स हो सकता है। ठीक है, फिर केमिकल पॉल्यूटेंट्स से अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक वेस्ट। अब ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या हो सकता है? डाइस, पेस्टिसाइड्स, कुछ भी हो सकता है। हेवी मेटल्स में क्या होगा? मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम, है ना। फिर न्यूट्रिएंट्स में अगर बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोराइड, फ्लोराइड, कुछ एक्सेट्रा। फिजिकल पॉल्यूटेंट में अगर बात करें तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? इन फिजिकल पॉल्यूशन इज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, color, turbidity, suspended solids. It is caused due to waste heat, constructions, eroded stream banks, mining site, etc। ठीक है, तो ये हमारा तीन बेसिक कैटेगरी है वाटर पोल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूटेंट, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो हम वाटर पोल्यूशन
टू टाइप्स क्या होता है, एक होता है सरफेस वाटर पोल्यूशन, एक होता है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। सरफेस वाटर पोल्यूशन मतलब वाटर रिसोर्सेज लाइक ह्यूज ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स एक्सेट्रा etc are called surface water. Contaminate such chemical, nutrients and heavy metals are carried from farms, factories and cities into streams and river and then to seas and oceans. Our seas are also sometimes spoiled by oil spills. ठीक है, तो ये हमारा सरफेस वाटर में होगा। ग्राउंड वाटर क्या होगा कि वाटर स्टोर अंडरग्राउंड इन एक्विफर्स इज नोन एज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर गेट्स polluted when contaminants such as pesticides, fertilizers or waste leached from landfill and septic systems make their way into an aquifer, rendering it unsafe for human use. It is virtually impossible to remove contaminants from groundwater. Groundwater can also spread contamination into stream, lake and oceans. ठीक है, तो ये था सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो जो इसमें तीन सोर्सेस हैं, मेन जो है तीन सोर्सेस, एक है पॉइंट सोर्स, एक नॉन पॉइंट सोर्स और एक है ट्रांसबाउंडरी सोर्स। पॉइंट सोर्स किसे कहते हैं कि व्हेन कंटामिनेशन ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स सच एज डिस्चार्ज पाइप अटैच्ड टू ए फैक्ट्री इज कॉल्ड पॉइंट सोर्स। यानी कि पॉइंट वाटर पॉल्यूशन में पॉइंट सोर्स हम वैसे सोर्स को कहते हैं जो एक सिंगल सोर्स से कंटामिनेशन रिलीज होता है और जो कि इजीली आइडेंटिफिएबल हो, यानी जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस सोर्स को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स क्या होगा कि व्हेन कंटामिनेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम डिफ्यूज सोर्स, यानी ऐसा कंटामिनेशन वाटर का जो कि एक डिफ्यूज सोर्स है। डिफ्यूज सोर्स मतलब कि इधर उधर से कहीं से भी हो सकता है, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसका एक्चुअल कहाँ से ये रिलीज हो रहा है। दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज often the cumulative effect of a small amount of contaminants gathered from a large area. These may include agriculture runoff or debris from land into waterways. फिर है ट्रांसबाउंड्री। ट्रांसबाउंड्री वाटर पॉल्यूशन सोर्स किसे कहते हैं कि व्हेन कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम वन कंट्री एंटर इनटू वाटर ऑफ अनदर कंट्री, जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उस कंटामिनेटेड वाटर को एंटर करवाते हैं, ठीक है, तो उसे हम ट्रांस बाउंड्री वाटर पोल्यूशन कहते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम रिप्रोसेसिंग प्लांट इन इंग्लैंड इज कैरिड द गल्फ स्ट्रीम टू the Norwegian coast. Traces of PCB have been found in birds and fish in the Arctic. They were carried there through the oceans, thousands of miles from where they originally entered the environment. तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांसबाउंड्री होगा। ठीक है, यानी कि एक अपने अपना जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है उसे हम, या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर भी हो सकता है या फिर कॉन्टामिनेटेड और एस वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट में भी ये चीज हम करते हैं कि जो ऐसा वेस्ट जो कि अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या इंटर करवा रहे हैं और वहां पे उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो ऐसे को हम ट्रांसबाउंड्री वाटर पॉल्यूशन सोर्स कहते हैं। और अगर वेस्ट में हो तो ट्रांसबाउंड्री वेस्ट पॉल्यूशन होगा, है ना। फिर है कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब क्या क्या मेन कॉजेज है वाटर पॉल्यूशन का, तो सबसे पहला है हमारा वेस्ट वाटर। ठीक है, यानी विथ बिलियंस ऑफ पीपल ऑन द प्लेनेट डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट वाटर इन मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, according to new reports released by the World Health Organization 2017, more than 2 billion people lack access to clean and safe drinking water. Used water is wastewater. It comes from our sinks, showers and toilets or sewage, and from commercial, industrial and agriculture activities, metal solvents and toxic sludge. It also includes storm water runoff which occur when rainfall carries road salts, oil, grease, chemicals and debris from impermeable surface into waterways. Over 30 million tons of urban sewage discharge into lake, rivers and oceans each year. Wastewater also harbor pathogenic organisms. तो हमारा एक पहला मुख्य कारण कौन सा है, वेस्ट वाटर है। दूसरा हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर द मोस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इन सीवेज यानी स्लज। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर्स आल्सो एडेड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होता है केमिकल फर्टिलाइजर उसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस का कंसंट्रेशन होता है। which drain into river and seas, ran washes fertilizers, pesticides and
animal waste from farms and pathogens into our waterways. Together, sewage and fertilizers can cause a massive increase in the growth of algae or planktons. यानी कि नाइट्रोजन से फिर क्या होता है, वो नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स के फॉर्म में वो वाटर में एग्जिस्ट करता है और उससे फिर यूट्रोफिकेशन होता है। आगे हम पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन को भी। फिर हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि इंडस्ट्री से होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेन्स पॉल्यूटेंट्स लाइक एस्टोबेस, heavy metals, lead, mercury, cadmium, and petrochemicals, which are extremely toxic to both people and environment. Leather and chemical industries are major contributor of water pollution. Around 70% of the industrial waste is dumped into the water bodies. फिर हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये भी वाटर पोल्यूशन का मेजर सोर्स है एंड रेडियो मेजर कॉज है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल, मेडिकल एंड अदर scientific processes. They can be found in watches, luminous clocks, television sets, and X-ray machinery. There are also naturally occurring radioisotopes from organisms and within the environment if not properly disposed of radioactive waste, which can result in a serious water pollution incidents. फिर नेक्स्ट है हमारा ऑयल पोल्यूशन। ऑयल पोल्यूशन इज कंटामिनेशन ऑफ एनवायरमेंट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन एक्सेसिव क्वांटिटी। Marine water is especially affected by this form of pollution. Oil spills occur due to the release of a liquid petroleum hydrocarbons in the aquatic environment. They are caused by breakage of oil tankers, oil pipe leakage, human transport or recreational activities, cleaning of tanks, refineries, drilling rigs, and storing facilities. तो ऑयल पोल्यूशन भी सबसे ज़्यादा एक कारण है हमारा वाटर का। मेनली ये मरीन्स में, सीज में होता है, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन जब कराते हैं पेट्रोलियम वगैरह का, तो उसमें ऑयल स्पिल्स होता है, जिसके कारण से ऑयल पोल्यूशन होता है। फिर सॉलिड वेस्ट, यानी डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड लिटर्स इन वाटर बॉडीज कॉज ह्यूज प्रॉब्लम्स। लिटर इंक्लूड्स, लिटर्स में क्या होगा, ग्लास, plastics, aluminum, styrofoam, etc. Every day, humans are generating millions of tons of solid waste. Some of it ends up in landfill, and some enters the waterways by accident or through illegal dumping. Most of the litters, approximately 70%, is plastic. यानी ज़्यादातर जो लिटर्स होता है इसमें, तो 70% से ज़्यादा क्या होता है, प्लास्टिक्स होता है उसमें, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। With metal glass contributing to the remainder. About 80% of the water pollution is caused due to the domestic sewage, like throwing garbage and open ground and water bodies. और इसमें से 80% जो वाटर पोल्यूशन होता है उसका मेन रीजन क्या है, डोमेस्टिक सीवेज, जो कि और जिसमें हम गार्बेज वगैरह को भी इधर उधर फेंक देते हैं। फिर है एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज, समटाइम्स नोन एज इन्वेसिव स्पीसीज, are animals or plants that have been introduced into a different ecosystem where they do not belong. यानी एलियन स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं जो किसी दूसरे कंट्री से डिफरेंट इको दूसरे दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में, या फिर हम अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी जो वहाँ का नेटिव स्पीसीज नहीं होता है, उसे हम एलियन स्पीसीज कहते हैं, यानी एक्सोटिक स्पीसीज कहते हैं। इसे हम इन्वेजिव स्पीसीज भी कहते हैं। आउटसाइड देयर नॉर्मल एनवायरनमेंट दे हैव नो नेचुरल प्रेडेटर्स, यानी इसका कोई भी नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं होता है, जिसकी वजह से सो दे रैपिडली रन वाइल्ड, crowding out the usual animals or plants that thrive there. Common examples of alien species include zebra mussels in the Great Lakes of the USA, which were carried there from Europe by blast water in the Black Sea, and alien jellyfish called Numophysis lady reduced fish stock by 90% after arriving in blast waters. ठीक है, तो ये एलियन स्पीसीज है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक हमारे इंडिया में भी एलियन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पे भी है, जो कि आपको ये मिलेगा, जिसका नाम है लैंटेना कैमरा, एक प्लांट स्पीसीज है, जिसे हम यहाँ पे अपने इंडिया में पुटूस के नाम से भी जानते हैं। लोकल नेम इसका पुटूस है, और इसके साइंटिफिक नेम क्या है, लैंटेना कैमरा। तो ये भी हमारे यहाँ क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज है, यानी एलियन स्पीसीज है। फिर नील पर्च हो गया, फिश जो है नील पर्च, वाटर हाइसिंथ, तो ये कुछ एग्जांपल है एलियन स्पीसीज का। अब हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन में फिर एक एक होता है थर्मल पोल्यूशन। तो ये क्या है कि थर्मल पोल्यूशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी बाय एनी प्रोसेस दैट चेंज एम्बिएंट वाटर टेम्परेचर। ठीक है, अगर थर्मल पोल्यूशन क्या है, जब वाटर में
जब उसका टेम्परेचर जब राइज कर जाता है, एम्बिएंट वाटर टेम्परेचर जब राइज करता है या चेंज होता है उस पे ना, जिससे उसके वाटर की क्वालिटी डिग्रेडेड होने लगता है, तो उसे हम थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। इट इंक्लूड्स वार्म वाटर फ्रॉम कूलिंग टावर्स, floating debris, foam, and garbage. In nuclear plants, water is used in large quantity to cool reactors. Warmer water is also generated in power plants. The discharge of high temperature water into a natural body of water can affect the downstream habitats, therefore altering the ecological balance. Unsafe removal of could increase water temperatures by 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये था। फिर फिर ये कुछ इससे वाटर पोल्यूशन में भी कुछ हो, सॉरी एयर पोल्यूशन पे भी कुछ इफेक्ट होता है ये। फिर अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो सबसे हमारा पहला इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन का, क्या, वाटर रिलेटेड डिजीज, है ना। तो वाटर रिलेटेड डिजीज क्या है, ऑन एन एवरेज 250 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सकम्ब टू डिजीज रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन। तो यह पैथोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फॉलोइंग डिजीजेस। कुछ है वाटर बॉर्न डिजीज है, यानी वाटर बॉर्न डिजीज मतलब इंक्लूडिंग कॉलरा, टाइफाइड and dysentery, etc., are caused by drinking water containing infectious viruses or bacteria which often come from human or animal waste. There are water-borne diseases such as trachoma and scabies are caused by lack of clean water. There have water-based diseases such as schistosomiasis, dracunculiasis, etc., spread by organisms that develop in water and then become human parasites. फिर वाटर रिलेटेड डिजीज, इंसेक्ट वेक्टर सच एज मॉस्किटो, ब्लैक फ्लाई ब्रीड एंड नियर वाटर एंड स्प्रेड डिजीज इंक्लूडिंग डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, etc. बिसाइड पैथोजन कंटामिनेटेड वाटर आल्सो कंटेन टॉक्सिक हेवी मेटल्स। अब इसके साथ साथ टॉक्सिक हेवी मेटल्स की वजह से भी हमारा इफेक्ट होता है वाटर। हेलो हेलो, सॉरी थोड़ा सा कुछ मिनट के लिए थोड़ा सा कनेक्शन हमारा टूट गया था, मीन्स ब्रेक हो गया था। तो हमने मरकरी को पढ़ लिया है। ये मरकरी और कैडमियम ये सब सब किसकी वजह से हो रहा था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कारण। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड चेन में जो टॉक्सिसिटी टॉपिक लेवल के अकॉर्डिंग वो क्या है, बढ़ता जाएगा, यानी कि इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होगा, जो भी टॉक्सिसिटी होगा तो वो बढ़ता जाएगा या इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज करेगा वैसे वैसे टॉक्सिसिटी भी उसका इंक्रीज करता जाएगा। फिर अब हम देखेंगे नाइट्रेट के बारे में। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स यूज्ड ऑन सॉइल इंटर आवर वाटर बॉडीज। इट नॉट ओनली मेक्स वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो कॉज डिजीजेस। नाइट्रेट से भी हमारा क्या होगा, डिजीज हो सकता है। इन ह्यूमन बॉडी द नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स बाय माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन। These nitrites then combine with the hemoglobin of blood to form methemoglobin, which interferes with O2 oxygen carrying capacity of the blood. The disease produced is called methemoglobinemia or blue baby syndrome. Symptoms include shortness of breath and blue coloration of skin. Nitrate poisoning is frequent in Rajasthan due to hard and saline water. Several children have died due to this problem. ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे और इन्फेंट्स को, है ना, यानी छोटे बच्चों को, नवजात शिशु को। फिर हम देखेंगे फ्लोराइड। तो इंजेक्शन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड मोस्ट कॉमनली इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज फ्लोरोसिस विच इफेक्ट द टीथ एंड बोन्स। फ्लोराइड पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम किसका होगा, टीथ का और बोन्स का। क्रोनिक हाई लेवल एक्सपोजर टू फ्लोराइड कैन लीड टू स्केलेटन फ्लोरोसिस इंक्लूड stiffness and pain in the joints. Acute high level exposure to fluoride cause abdominal pain, excessive saliva, nausea and vomiting. Seizures and muscle spasms may also occur. Many people in Rajasthan have humped back due to high fluoride content in water sources. फिर अर्सेनिक पॉल्यूशन भी होता है। अर्सेनिक से क्या होगा, हमारा ब्लैक फुट डिजीज होगा, यानी कि द इमीडिएट सिम्टम्स ऑफ एक्यूट अर्सेनिक पॉइजनिंग इंक्लूड vomiting, abdominal pain and diarrhea. These are followed by numbness and
tingling of the extremities, muscles cramping, है ना, यानी हमारा मसल से वो क्रैम्प होने लगेगा, इवन डेथ भी हो सकता है। इन एक्सट्रीम केसेस लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हाई लेवल्स ऑफ inorganic arsenic include pigmentation changes, skin lesions, hard patches on the palm and soles of the feet, hyperkeratosis, skin cancer, cancer of the bladder and lungs. In China province of Taiwan, arsenic exposure has been linked to black foot disease, है ना, यहाँ पे black foot disease सबसे ज्यादा होता है, which is severe disease of blood vessel leading to gangrene, है ना। और पूरे वर्ल्ड में arsenic pollution सबसे ज्यादा कहाँ पे है, बांग्लादेश में, ठीक है। और वहाँ पे arsenic pollution सबसे ज्यादा है, और black foot disease जिसकी वजह से होता है। फिर हमारा lead poisoning leads to nausea, vomiting, anemia, damaged nervous system and kidneys। अब इसे एक और प्रॉब्लम होता है यूट्रोफिकेशन। अब हम बात करते हैं यूट्रोफिकेशन के बारे में। तो यूट्रोफिकेशन क्या है कि यूट्रोफिकेशन है द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट हो जाना इन द वाटर बॉडीज एंड ड्यू टू ग्रोथ ऑफ एल्गल ब्लूम, है ना, जिसकी वजह से फिर एल्गल ब्लूम का ग्रोथ होने लगता है वहां पे, ठीक है, जिससे उस वाटर का जो ड्यू लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है, और वहां का जो फिश है उसको उसको सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और जिससे वहां का जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी लॉस होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि यूट्रोफिकेशन जो है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, यूट्रोफोस यानी वेल नॉरिश्ड। although phosphorus and nitrogen are necessary for plant growth, but in excessive level of overstimulate the growth of aquatic plant and algae, this process of nutrient enrichment is called eutrophication। हालांकि जो फास्फोरस और नाइट्रोजन है ये फॉस्फेट्स और नाइट्रस के फॉर्म में हमारे वाटर बॉडीज में होते हैं, ठीक है, बट अगर ज्यादा अमाउंट में हो जाए यानी एक्सेसिव अमाउंट में या एक्सेसिव लेवल्स में हो जाए तो जिस उसकी वजह से क्या होता है उस वाटर बॉडीज में एल्गल ब्लूम का ग्रोथ होने लगता है, ठीक है। ये मान के चलिए कोई वाटर बॉडीज है, ठीक है, तो एक्सेसिव नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स के कारण से यहाँ पे एल्गल ब्लूम का ग्रोथ होने लगेगा, और जिसकी वजह से ये जो सनलाइट है ये यहाँ पे इसको पेनिट्रेट नहीं होगा, और नीचे में जो ऑर्गेनिजम्स है वो इस वाटर में वो उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एल्गल ब्लूम के कारण से जो यहाँ का जो वाटर है उस पे बीओडी हाई हो जाएगा, और डीओ यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उस वो फिश को सर्वाइव करना या फिर अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। इट में ऑल्सो ट्रिगर टॉक्सिक एल्गल ब्लूम्स लाइक रेड टाइड्स, ठीक है, और ब्राउन टाइड्स and the growth of Fusteria. P. Fusteria is a single-celled organism. ये क्या है? Dinoflagellates है that can release powerful toxins into the water, और ये क्या करता है वाटर में टॉक्सिन्स रिलीज करता है, causing bleeding source on fish and even killing them. Some algal blooms are toxic to plant and animals. When the algae die or eaten, neuro and hepatotoxins are released which can kills animals and may pose to threat to humans. Shellfish poisoning. Biotoxins created during algal bloom are taken by the shellfish, mussels, oysters, and poisoning humans on consumption of shellfish. Toxic algal blooms disrupt tourism due to foul odors and unsightly views. Poisoned fish affect recreational and commercial fisheries. Decomposition of blooms also lead to depletion of oxygen in water. Thus, in a poor oxygenated water with higher CO2 levels, fish and other animals begin to die and clean water body turn into a sinking drain. Eutrophication is induced by the discharge of nitrates or phosphates containing detergents, fertilizers or sewage into an aquatic ecosystem। जब किसी हम aquatic ecosystem में, ठीक है, अगर हम डिस्चार्ज करें ऐसे ऐसे वाटर को या वेस्ट वाटर को जिसमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स बहुत हाई कंसंट्रेशन में है, जिसकी वजह से उस वाटर बॉडीज में क्या होगा एल्गल ब्लूम का ग्रोथ होगा, और उसके वजह से वहां का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा, और CO2 लेवल और बाकी अदर जैसे बीओडी या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का इंक्रीज हो जाएगा, और जो वहाँ पे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है वो धीरे धीरे डाई होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे ऑक्सीजन एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो वो डाई होना शुरू होगा। और किसी भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को या फिश को सर्वाइव करने के लिए कितना चाहिए, एटलीस्ट
5 mg पर लीटर DO लेवल होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो हाईली पोल्यूटेड है वो वाटर, और क्या होगा, ये मरना चालू हो जाएगा। अगर 8 mg पर लीटर है, ये होना चाहिए वाटर में। अगर 8 mg पर लीटर से अबव है तो वाटर अच्छा होता है, 8 mg पर लीटर से लेकर 15 mg पर लीटर तक। ये ऑप्टिमम वैल्यू है DO का, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन का। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी में जितना अमाउंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसे हम डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए, 8 से 15 mg पर लीटर होना चाहिए। ये ऑप्टिमम वैल्यू है डिजॉल्व ऑक्सीजन का। अगर 8 से कम हुआ तो इट मीन्स वो वाटर जो है, यानी वो जो पानी है वो कॉन्टामिनेटेड हो गया है। अगर 5 से कम हुआ तो वो हाईली पोल्यूटेड है। और डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो है BOD से रिलेशनशिप है कैसा, इनवर्सली। BOD क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, थर्ड में देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज बायो एम्प्लीफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इट इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज टॉक्सिक केमिकल्स इन द टिश्यूज और टॉलरेंट ऑर्गेनिजम्स, इट्स एक्सेसिव हायर लेवल्स इन अ फूड चेन। फूड चेन में जैसे हम हायर लेवल की तरफ बढ़ेंगे तो उसका टॉक्सिसिटी यानी टॉक्सिक केमिकल्स का कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। persistent organic pollutants और POPs like DDT, HCB, PCB, है ना, ये सब के कारण से बायोमैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा होता है। मरकरी, अब फॉर एग्जांपल हम DDT की बात करें तो DDT व्हेन एंटर्स इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इट कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वाटर डिफरेंट लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एक्वाटिक सिस्टम्स एंड इट्स कंसंट्रेशन continuously increases in successive trophic level in a food chain. Besides POP, heavy metals and radionuclides, strontium-90 also show biomagnification. If bioaccumulation destroys key species in an ecosystem, it can lead to extinction of many species. In addition, in the 1960s, scientists discovered that overusing of DDT led to the accumulation in soil, water, and other organisms. It affected predators, birds, including fish, eating bald eagle, बाय थिनिंग देयर एग सेल्स, यानी उस DDT का ज्यादा यूज करने से जो उसका एग सेल्स है वो बहुत पतला हो जा रहा था, है ना, थिन हो जा रहा था। ये, और जिसकी वजह से वहाँ का जो पॉपुलेशन है उसका बर्ड्स का वो डिक्रीज करने लगा। इसलिए 1960 के बाद से DDT को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया था। DDT, है ना, DDT क्या है, पेस्टिसाइड्स है ना। फिर क्या है, इट कॉजेज liver, kidney and circulatory systems. Some can cause reproductive problems और cancer, DDT से ये सब सारे problems हो सकते हैं। Many PUPs are capable of endocrine disruption within the reproductive system, the central nervous system or in the immune system. फिर thermal pollution has adverse effect on aquatic life. It led to the early hatching of fish eggs, failure of trout eggs to hatch, failure of salmon to spawn, increase in BOD, change in diurnal and seasonal behavior and metabolic response of organisms, significant shift in algal forms and other organisms towards more heat tolerant forms leading to decrease in the species diversity, changes in macrophytes and migrations of some aquatic forms. Warm up water causes deoxygenation of water bodies leading to death of aquatic animals. तो जिससे मैं हमने पहले ही इसका इफेक्ट को पढ़ ली चुका था, है ना, यानी DO is inversely proportional to BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और DO में डिजॉल्व ऑक्सीजन। फिर मरीन इकोसिस्टम में इसका क्या इफेक्ट होगा, तो मरीन डेब्रिस, मरीन इकोसिस्टम आर आल्सो थ्रेटेन्ड बाय marine debris which can strangle, suffocate and starve animals. Marine plastics pollution has impacted at least 267 species worldwide, including 86% of all sea turtle species, 44% of all seabird species, and 43% of all marine mammal species. The impacts include fertilities as a result of ingestion, starvation, suffocation, infections, drowning, and entanglement. Oil spills destroy the insulating ability of fur-bearing mammals such as sea otters and water repellency of a bird feeder. Thus, birds and mammals will die from hypothermia. Many birds and animals also ingest oil when they try to clean themselves, which can poison them. When exposed to oil, adult fish many experience reduced growth in large livers, change in heat and respiration rates.
fin erosion and reproduction impairment all also adversely affect eggs and larval survival. Ocean acidification भी इससे होता है. अब ocean are becoming more acidic due to increase in carbon pollution. This has made it harder for shellfish and other species to build cells and many impact the nervous systems of sharks, clownies and other marine life. It has also led to bleaching of corals. With suspended sediments reduces the amount of light penetration into water column and hence reduces the energy available for photosynthesis by aquatic organisms. A reduction in algae result in a major loss of food for invertebrates, hence affecting the whole of food web. Under extreme or prolonged exposure to sediments, there is physical damaging and clogging of gills of fish, ultimately causing its death. अब हम देखते हैं कि इसका कंट्रोल मेजर क्या होना चाहिए. तो फॉलोइंग आर सम मेजर टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन. तो क्या है? रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर. हमें रिसाइकलिंग और वाटर को रीयूज करना चाहिए. Recycling and reuse are other ways to prevent water pollution which can improve the availability of fresh water. The use of low quality water such as treated wastewater in the industries, water can be used for washing vehicles and we should use only good quality water for drinking. Drinking purposes, the reclaimed polluted water can be used in making fertilizers as it is rich in phosphorus, potassium, and nitrogen. It can also be used for irrigation and factories purposes. फिर preventing soil erosions, ठीक है, cleaning of waterways and beaches, adopting organic farming. Industries should behave more responsibly, है ना. जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम उसमें बिहेव करेंगे. जो भी उससे जो वेस्ट वाटर हम डिस्चार्ज करेंगे तो पहले ट्रीट करके फिर किसी एक्वाटिक बॉडीज में हम उसको डिस्चार्ज करेंगे. यानी कि अगर हम इंडस्ट्री से कोई भी वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करें तो उसको पहले हमारा क्या काम है कि उसे ट्रीट कर लेना अच्छे से, ताकि उसमें जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स और अदर और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं या सब्सटेंसेस है वो थोड़ा कम हो जाएंगे, तो पोल्यूशन का जो लेवल होगा वो भी कम होगा. ठीक है. फिर क्या है? अवॉइडिंग हजार्डस मटेरियल्स, है ना. हम ज़्यादा से ज़्यादा हजार्डस जो मटेरियल्स है उसको हम अवॉइड करेंगे. ठीक है, अदर अदर टेक्नोलॉजी से. फिर क्या है? कूलिंग टावर्स, कूलिंग पॉन्ड्स एंड स्प्रे टावर्स कैन बी यूज टू कंट्रोल थर्मल पॉल्यूशन. कंप्लायंस विद ऑल द लॉज रिगार्डिंग वाटर पॉल्यूशन. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? एसटीपी का यूज करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठाएंगे. ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठाएंगे. ठीक है. एजुकेटिंग पीपल एंड मीडिया इन्वॉल्वमेंट, है ना. ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम अवेयरनेस करेंगे, एजुकेट करेंगे पीपल को इसके बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में. ठीक है. तो ये हमारा कंट्रोल मेजर था. और आज के लेक्चर में हमने वाटर पोल्यूशन को बहुत अच्छे से समझा है और पढ़ा है. थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल. और अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. आपको इस तरह के सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगी. ठीक है. आपके सब्जेक्ट से सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल.